गुड मॉर्निंग एवरीवन। यूनिवर्सल बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11 के सेल चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ सेल के बारे में पढ़ रहे थे और पिछला लेक्चर टाइप्स ऑफ सेल लेक्चर 1 था और ये लेक्चर टाइप्स ऑफ सेल लेक्चर 2 है। जैसा कि हम बताए थे कि टाइप्स ऑफ सेल को हम लोग 2 लेक्चर में कवर करेंगे, तो एक लेक्चर हो चुका है और ये सेकेंड लेक्चर है। हम लोग पढ़े थे कि सेल 3 प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल और मेसोकैरियोटिक सेल। लेकिन न्यूक्लियस की बनावट के आधार पर सेल 2 ही प्रकार के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल। तो हमने प्रोकैरियोटिक सेल को भी समझा, यूकैरियोटिक सेल को भी समझा और मेसोकैरियोटिक सेल को भी समझा। तो थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं कि हमने क्या समझा था। हम बताए थे कि वह सेल जिसके न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है उसे हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो केवल डीएनए का बना होता है, उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। जितना भी बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ होता है ना, ये सभी प्रोकैरियोटिक सेल का बना होता है। यूकैरियोटिक सेल के बारे में बताए थे कि वह सेल जिसके न्यूक्लियस के चारों ओर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है उसे हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन दोनों से मिलकर के बना होता है। जैसा कि हम बताए थे कि क्रोमोसोम के निर्माण के लिए डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन का रहना जरूरी होता है। तो यूकैरियोटिक सेल में डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। और जितना भी प्लांट्स है, जितना भी एनिमल्स है, ये सभी यूकैरियोटिक सेल का ही बना हुआ है। यानी कि प्लांट सेल, एनिमल सेल जो हम लोग अभी चैप्टर में पढ़े थे ना पिछले कुछ क्लास में, वो सभी यूकैरियोटिक सेल था, ठीक है। और तीसरा होता है मेसोकैरियोटिक सेल, वह सेल जिसके न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है लेकिन डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। वह सेल जिसके न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा लेकिन डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा, तो ऐसे सेल को हम बोलते हैं मेसोकैरियोटिक सेल। और मेसोकैरियोटिक सेल का केवल एक ही एग्जाम्पल है और वो है डायनोफ्लैजेलेट नाम का एल्गी। डायनोफ्लैजेलेट नाम का यूनिसेलुलर एल्गी होता है और वही केवल एक एग्जाम्पल है मेसोकैरियोटिक सेल का। तो पिछली क्लास में हमने तीनों सेल के डेफिनेशन को समझा था और ज़्यादा डिटेल्स में तो कुछ नहीं पढ़े थे। आज का जो क्लास है इसमें हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल का डिटेल्स पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल का एक स्ट्रक्चर भी बना हुआ है और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जो भी बुक में दिया गया पढ़ने के लिए वो सब कुछ हम लोग एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग एक तरफ से पढ़ेंगे, ठीक है। हम इतना जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में फॉल्स न्यूक्लियस होता है, मतलब न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, और इस फॉल्स न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड या जीनोफोर भी बोलते हैं। इस फॉल्स न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड या फिर जीनोफोर भी बोलते हैं। हम जानते हैं कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसके अंदर साइटोप्लाज्म में केवल एक ही तरह का सेल ऑर्गेनेल है, वो है राइबोसोम। राइबोसोम के अतिरिक्त और कोई भी सेल ऑर्गेनेल प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है, और राइबोसोम मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल होता है। राइबोसोम मेम्ब्रेनलेस, झिल्ली रहित कोशिकांग होता है, यानी कि मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल या मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल कोई भी इस प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है। हम थोड़ा सा प्लाज्मिड के बारे में ही बताए थे, आज भी बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो भी नोट्स लिखा हुआ है वो ज़्यादातर लाइन एनसीईआरटी बुक का ही है। हम एक तरफ से हर लाइन को पढ़ेंगे और हर लाइन को हम ठीक से समझा देंगे, ठीक है। तो एक बार देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में एनसीईआरटी बुक में और क्या क्या लिखा हुआ है। डिफिनीशन तो जान चुके हैं, उसके आगे और क्या क्या लिखा हुआ है हर लाइन को पढ़ेंगे, हर लाइन को हम समझाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझना है। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार, पार्ट 2 लेक्चर है ये। सेल्स 3 प्रकार के होते हैं, एक हो गया प्रोकैरियोटिक सेल, एक हो गया यूकैरियोटिक सेल और एक हो गया मेसोकैरियोटिक सेल। हम जानते हैं यहाँ पर केवल प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल को बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, तथा माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ
द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा या फिर पीपीएलओ। देखो माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ एक ही है, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ एक ही है। पीपीएलओ का पूरा नाम क्या है, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये दोनों एक ही है, मतलब पीपीएलओ को ही हम माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम के नाम से भी जानते हैं। लेकिन यहाँ पर एनसीईआरटी बुक में एक मिस्टेक कर दिया गया है कि एनसीईआरटी बुक में लिख दिया है कि माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ, मतलब उस लाइन के हिसाब से माइकोप्लाज्मा अलग है और पीपीएलओ अलग है, लेकिन ये गलत है। माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ एक ही होता है। तो ध्यान में रखना है कि पीपीएलओ और माइकोप्लाज्मा एक ही ऑर्गेनिज्म का नाम है। ठीक, तो कहा गया कि प्रोकैरियोटिक सेल को बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा यानी पीपीएलओ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, सामान्यतः ये यूकैरियोटिक सेल से बहुत छोटी होती है और काफी तेजी से विभाजित होती है। यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है साइज में यह यूकैरियोटिक सेल से काफी छोटी होती है और प्रोकैरियोटिक सेल काफी तेज गति से डिवाइड कर सकती है। बैक्टीरिया कुछ ही मिनटों में अपने नंबर को डबल कर सकता है, 2 हो जाएगा, 2 से 4 हो जाएगा, तो काफी जल्दी उसमें विभाजन होता है। ठीक है, फिर आगे देखो क्या लिखा हुआ है, माइकोप्लाज्मा को छोड़कर सभी प्रोकैरियोटिक सेल के सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल प्रेजेंट रहता है। मतलब माइकोप्लाज्मा जो है पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा, ये भी प्रोकैरियोटिक सेल है। इसको अगर छोड़ दें तो बाकी जितना भी प्रोकैरियोटिक सेल होगा सभी के सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल प्रेजेंट रहेगा। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल प्रेजेंट रहता है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ। यानी कि माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ वह प्रोकैरियोटिक सेल है जिसमें सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल नहीं है। लेकिन अगर हम माइकोप्लाज्मा को छोड़ दें तो बाकी जितना भी प्रोकैरियोटिक सेल होगा, बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, सबके सेल मेम्ब्रेन के बाहर में सेल वॉल प्रेजेंट रहेगा। जिस तरह से प्लांट सेल के बारे में सेल वॉल रहता है ना, उसी तरह से यहाँ भी सेल वॉल रहता है। ठीक है, लेकिन प्लांट सेल का जो सेल वॉल है उसका मेन कंपोनेंट होता है सेल्यूलोज, लेकिन कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसके सेल वॉल का कंपोनेंट होता है म्यूरिन। देखो यहाँ पे लिखा है ना, ये जो सेल वॉल है ना, ये किसका बना होता है, तो ये म्यूरिन का बना होता है। ठीक, ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म फ्लूइड मैट्रिक्स के रूप में भरा रहता है। देखो हम लोग जब यूकैरियोटिक सेल यानी कि प्लांट सेल को पढ़े, एनिमल सेल को पढ़े, तो बताए थे कि सेल के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। फिर प्रोटोप्लाज्म को 2 भाग में बांटे थे। एक मतलब प्रोटोप्लाज्म का वह भाग जो कि न्यूक्लियस के अंदर में रहता है उसको हम बोले थे न्यूक्लियोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म का वह भाग जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट रहता है उसको बोले थे साइटोप्लाज्म। बोले थे कि नहीं, और दोनों को मिलाकर के बोल देते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो यहाँ पर ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसके अंदर जो भी लिक्विड है ना, यहाँ पर तो अब न्यूक्लियस जो है वो तो किसी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है नहीं, यहाँ तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है तो हम न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों को अलग अलग तो बोल नहीं सकते हैं, यहाँ तो सब मिला हुआ है। तो रियल में प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो लिक्विड है ना उसको वह उसका प्रोटोप्लाज्म है, लेकिन कि फिर भी हम इसे साइटोप्लाज्म ही कहते हैं, और ये पूरा का पूरा जो यहाँ पे लिक्विड होगा उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। एक द्रवित पदार्थ के रूप में जो फैला हुआ है वो कहला गया इसका साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ये अलग अलग नहीं होता है, एक्चुअल में ये प्रोटोप्लाज्म ही है जिसे हम साइटोप्लाज्म ही बोलते हैं। ठीक है, फिर देखो क्या है, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब हो गया एडवांस न्यूक्लियस, वह न्यूक्लियस जो कि चारों ओर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हो, तो ऐसा न्यूक्लियस यहाँ पर नहीं पाया जाता है। ठीक है, आगे देखो क्या है, इसका जेनेटिक मटेरियल नग्न यानी नेकेड होता है, अर्थात जेनेटिक मटेरियल के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
यानी जेनेटिक मटेरियल चारों ओर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा नहीं होता है। इसका जो जेनेटिक मटेरियल ये है ना, जेनेटिक मटेरियल ये नग्न होता है, नेकेड होता है, मतलब इसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का कोई कवर नहीं है, ये डायरेक्ट ओपन है। तो इसका जेनेटिक मटेरियल है ये डायरेक्ट ओपन रहता है, इसलिए इसको नग्न या नेकेड बोलते हैं। यानी कि जेनेटिक मटेरियल चारों ओर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा नहीं रहता है। ठीक है, आगे देखो क्या है। इसका जेनेटिक मटेरियल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए का बना होता है। इसका जेनेटिक मटेरियल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए का बना होता है। हम क्लास 12 में जब जाएंगे तो फिर डीएनए के स्ट्रक्चर को काफ़ी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। हालांकि क्लास 11 में भी जब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे तो वहाँ भी डीएनए के स्ट्रक्चर को हम बताएंगे। तो अभी डीएनए के स्ट्रक्चर पर हम नहीं जाते हैं, बस इतना जान लेना है कि डीएनए में 2 स्ट्रैंड होता है और दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के चारों ओर स्प्रिंग के समान घुमा हुआ रहता है। जनरली डीएनए का दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से स्वतंत्र रहता है, वो सीधा टाइप का रहेगा। ठीक है, लेकिन कि यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए का दोनों छोर है ना वो घूम करके ऐसे ज्वाइंट हो जाता है, तो वो डीएनए कैसा हो गया, गोल हो गया, वो सर्कुलर हो गया। हालांकि ज़्यादातर डीएनए वो सीधा रहता है, लेकिन कि प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए है ना वो उसका दोनों छोर घूम करके ऐसे ज्वाइंट हो जाता है। तो कैसा डीएनए हो गया, सर्कुलर। 2 स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, तो वही कहा गया कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए का बना होता है, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है वह डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए का बना होगा और इस डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा। और यूकैरियोटिक सेल जो होता है उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें डीएनए के साथ में हिस्टोन प्रोटीन होता है, लेकिन यहाँ पर डीएनए के साथ में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। तो यही इसका डीएनए है और हम इस डीएनए को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। आगे देखो क्या लिखा है, यह सर्कुलर डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस को प्रदर्शित करता है। यानी कि ये जो डीएनए है यही प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस को प्रदर्शित करता है। यही हो गया न्यूक्लियस। अब ये तो ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, ये तो फॉल्स न्यूक्लियस है। हाँ, और क्या लिखा गया है, प्रदर्शित करता है, जिसे न्यूक्लियोइड या न्यूक्लियोफोर कहते हैं। यानी कि ये जो एक फॉल्स न्यूक्लियस है ना इसको न्यूक्लियोइड या फिर न्यूक्लियोफोर भी कहते हैं। आगे देखो क्या लिखा है, बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया ये क्या है, तो बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोटिक सेल ही है ना, एक बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है। तो लिखा है कि बैक्टीरिया में जीनोमिक डीएनए के बाहर, जीनोमिक डीएनए का मतलब हो गया ये जो मेन डीएनए है जो कि फॉल्स न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियोइड है, इसी को कहा गया जीनोमिक डीएनए। यानी ये जो फॉल्स न्यूक्लियस या न्यूक्लियोइड है ना इसको बोला गया जीनोमिक डीएनए। तो जीनोमिक डीएनए के बाहर एक्स्ट्रा डबल स्ट्रैंडेड स्मॉल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। यानी कि ये जो जीनोमिक डीएनए है इसके भी बाहर, इसको छोड़ करके इसके अतिरिक्त कुछ एक्स्ट्रा डीएनए प्रेजेंट है, कुछ एक्स्ट्रा। और जो एक्स्ट्रा डीएनए वो कैसा है, वो भी डबल स्टैंडर्ड है, वो स्मॉल है, ये देखो छोटा साइज का है, और ये भी सर्कुलर डीएनए पाया जाता है और जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। तो एक डीएनए हो गया ये हो गया एक मेन डीएनए जिसको हम जीनोमिक डीएनए बोल रहे हैं या फिर जो न्यूक्लियोइड जो कहला रहा है। इसके अतिरिक्त बैक्टीरिया में कुछ और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा डीएनए, कुछ डबल स्ट्रैंडेड छोटा साइज का सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट रहता है और उसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। तो यहाँ पर ये एक प्लाज्मिड, ये दूसरा प्लाज्मिड, इसको प्लाज्मिड बोलते हैं। ठीक है, अब देखो क्या बोलता है इसमें कि प्लाज्मिड जो है ये प्लाज्मिड डीएनए बैक्टीरिया को खास फिनोटिपिक कैरेक्टर प्रदान करता है, जिनमें से एक कैरेक्टर बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक के प्रति रेसिस्टेंस बनाता है। यानी कि ये जो प्लाज्मिड वाला डीएनए है ये बैक्टीरिया को कुछ खास फिनोटिपिक कैरेक्टर, एक होता है जीनोटिपिक कैरेक्टर, एक होता है फिनोटिपिक कैरेक्टर। ठीक है, हम लोग क्लास 12 में इसके बारे में बताएंगे। जो कैरेक्टर उसके जीन में प्रेजेंट रहता है उसको हम बोलते हैं जीनोटिपिक कैरेक्टर, और जो कैरेक्टर जीन में रहेगा और वो बाहर में भी दिखेगा उसको हम बोलते हैं फिनोटिपिक कैरेक्टर। जो बाहर से दिख जाए वो कहला गया फिनोटिपिक कैरेक्टर, जो बाहर से दिखे नहीं दिखे लेकिन जीन में है उसको बोलते हैं जीनोटिपिक कैरेक्टर। ये जो
प्लाज्मिड डीएनए है ये बैक्टीरिया को एक खास कई तरह का खास फिनोटिपिक कैरेक्टर प्रदान करता है, जिनमें से एक कैरेक्टर क्या है, वो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक के प्रति रेसिस्टेंस बनाता है। मतलब ये कि एंटीबायोटिक डाल करके हम बैक्टीरिया को मार सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे कुछ बैक्टीरिया सब में इस तरह का प्लाज्मिड विकसित हो चुका है जो कि एंटीबायोटिक के प्रति बैक्टीरिया को रेसिस्टेंस बनाता है, यानी कि बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक के प्रभाव से भी उसको मरने से बचाता है। ठीक है, आगे देखो क्या है। देखो राइबोसोम यानी कि 70S यहाँ लिखा हुआ, बताते हैं 70S क्या होता है। राइबोसोम को छोड़कर अन्य कोई भी सेल ऑर्गेनेल प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है, अर्थात इसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं। देखो राइबोसोम जो है ना वो 3 तरह का होता है, एक होता है 70S, एक होता है 80S और एक होता है 55S। तो अभी हम 55S को छोड़ते हैं, जब राइबोसोम वाला टॉपिक आएगा तो फिर वहाँ 55S के बारे में चर्चा कर देंगे। बस जान लेना है कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम है वह 70S टाइप का है, यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम है वह 80S टाइप का है, 70S प्रोकैरियोटिक सेल में, 80S यूकैरियोटिक सेल में। 70S वाला जो राइबोसोम होगा वह साइज में 80S वाले राइबोसोम से छोटा होगा, और 80S वाला जो राइबोसोम होगा वह साइज में 70S वाले राइबोसोम से बड़ा होगा। तो 70S राइबोसोम प्रेजेंट रहता है प्रोकैरियोटिक सेल में और 80S राइबोसोम प्रेजेंट रहता है यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, तो केवल यहाँ पर राइबोसोम ही प्रेजेंट रहता है, और ये जो राइबोसोम है देखो कहाँ लिखे हैं, यहाँ पे लिखे हैं ना, ये जो दाना दाना दिखाई पड़ रहा है, ये जो राइबोसोम है ये किस तरह का है, 70S है ना, 70S टाइप का ये राइबोसोम है। वहीं यूकैरियोटिक सेल अगर रहेगा तो उसमें जो राइबोसोम रहेगा वो 80S टाइप का होगा। तो 70S राइबोसोम को अगर हम छोड़ दें तो बाकी कोई भी सेल ऑर्गेनेल प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है। जैसे कि हम लोग पढ़े ना कि यूकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडी होता है, लाइसोसोम होता है। ये सब जितना भी हम अभी नाम बोले सेल ऑर्गेनेल का, सब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, झिल्ली युक्त कोशिकांग है, सब झिल्ली से घिरा हुआ है। वो या तो एक झिल्ली से घिरा है या तो 2 झिल्ली से घिरा है, लेकिन कि वो झिल्ली उसमें है। और यहाँ पर ये जो राइबोसोम है, इस राइबोसोम में कोई झिल्ली नहीं होता है। तो राइबोसोम मेम्ब्रेन लेस होता है, राइबोसोम झिल्ली रहित कोशिकांग होता है। तो इस लाइन को जरा से फिर से देख लो कि राइबोसोम जो कि 70S है, इसको छोड़कर अन्य कोई भी सेल ऑर्गेनेल प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है, अर्थात इसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होता है, यानी कि झिल्ली वाला सेल ऑर्गेनेल इसमें होता ही नहीं है। अब एक तरह का सेल ऑर्गेनेल है भी तो इसमें झिल्ली नहीं है, तो वही इसलिए कहा गया कि इसमें जो है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं। आगे देखो क्या है, इसका सेल मेम्ब्रेन कुछ स्थानों पर अंदर की ओर धंसकर अनियमित आकृति का उभार बनाता है, जिसे मीसोसोम कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं, मीसोसोम। तो ये मीसोसोम जो है ना वो रियल में सेल मेम्ब्रेन का ही उभरा हुआ स्ट्रक्चर होता है। देखिए यहाँ पर ये जो हम ब्लू कलर से जो बनाए हुए हैं एक लाइन जो है, यही है इसका सेल मेम्ब्रेन, बैक्टीरिया का या फिर प्रोकैरियोटिक सेल का सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन अंदर को धस धस करके यहाँ पर अनियमित आकृति का अंगुली के समान उभार बना लिया है, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मीसोसोम। तो ये जो मीसोसोम है ये रियल में सेल मेम्ब्रेन का ही अंदर की ओर उभरा हुआ स्ट्रक्चर होता है। सेल मेम्ब्रेन ही अंदर की ओर उभर करके एक जो है अनियमित आकृति का उभार बनाता है, जिसे हम मीसोसोम कहते हैं। जैसे यूकैरियोटिक सेल जो होता है ना उसमें रेस्पिरेशन, श्वसन की प्रक्रिया कहाँ पर संपन्न होती है, तो मेनली वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में होता है। श्वसन कहाँ पर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। कोई भी काम करने के लिए सेल ऑर्गेनेल की आवश्यकता होती है, और सेल ऑर्गेनेल कहता है कि मुझे चारों ओर से मेम्ब्रेन से घेर दो ताकि मैं अपना काम बढ़िया से कर सकूं। इसलिए ज़्यादातर सेल ऑर्गेनेल के चारों ओर से 1 या 2 मेम्ब्रेन रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी डबल मेम्ब्रेन रहता है, तो फिर वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। लेकिन कि यहाँ पर अब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसे भी रेस्पिरेशन करना है, तो रेस्पिरेशन करने के लिए फिर इसे भी किसी न किसी मेम्ब्रेन की आवश्यकता होती है।
किसी मेम्ब्रेन के ऊपर ही वो एटीपी सब का निर्माण होगा, लेकिन कि यहाँ तो कोई मेम्ब्रेन वाला सेल ऑर्गेनेल है नहीं, इसलिए क्या होता है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये ही अंदर की ओर धंस करके अंगुली के समान उभार बना लेता है, जिसे हम मीसोसोम बोलते हैं, और मीसोसोम में ही रेस्पिरेशन की प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न होती है। ठीक है, आगे देखो क्या है। शेप के आधार पर बैक्टीरिया 4 प्रकार के होते हैं। अब बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक सेल का बेस्ट एग्जांपल होता है बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया आकृति के आधार पर जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। अब हम बैक्टीरिया को डिटेल्स में नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर एनसीईआरटी बुक में उसके शेप के बारे में दिया गया है, वो हम थोड़ा सा बता रहे हैं। तो शेप के आधार पर बैक्टीरिया 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक है बेसिलस। बेसिलस किसको बोलेंगे? तो रड शेप्ड बैक्टीरिया, यानी कि जो बैक्टीरिया रड शेप्ड होगा इस तरह का, देखो जो बैक्टीरिया इस तरह का रड शेप्ड होगा उसको हम बोलेंगे बेसिलस। ठीक है, फिर सेकंड है कोकस या कोकाई स्फेरिकल। अगर बैक्टीरिया गोल टाइप का है, अगर बैक्टीरिया गोल टाइप का है तो फिर हम उसको बोलेंगे कोकस। फिर है विब्रियो यानी कोमा शेप्ड। कुछ बैक्टीरिया कोमा शेप्ड कोई होते हैं, जैसे हम लोग कोमा देते हैं ना, लिखते हैं तो ये कोमा शेप्ड टाइप का अगर बैक्टीरिया है तो उसको हम विब्रियो बोलेंगे। और कुछ बैक्टीरिया स्पाइरलम, स्पाइरलम किसको बोलेंगे? तो स्पाइरल। अब कुछ बैक्टीरिया इस तरह से स्पाइरल होते हैं, कुछ बैक्टीरिया इस तरह से स्पाइरल टाइप के होते हैं, स्प्रिंग के समान, तो फिर हम इस बैक्टीरिया को बोलेंगे स्पाइरिलम। यानी कि शेप के आधार पर बैक्टीरिया 4 प्रकार के होते हैं। एक हो गया बेसिलस। बेसिलस बैक्टीरिया कौन है? तो अगर बैक्टीरिया रड शेप्ड है, ये रड शेप्ड का बैक्टीरिया है तो हम उसको बोलेंगे बेसिलस। अगर स्फेरिकल, अगर गोल टाइप का बैक्टीरिया है उसको बोलेंगे कोकस या कोकाई। और अगर कोमा शेप्ड का बैक्टीरिया है तो उसको बोलेंगे विब्रियो। और अगर स्पाइरल स्प्रिंग के समान है तो हम उसको बोलेंगे स्पाइरिलम। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि कोमा शेप्ड बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, तो याद रखना पड़ेगा कि कोमा शेप्ड को बोलते हैं विब्रियो। स्फेरिकल बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, क्या रखना पड़ेगा? कोकस। या फिर आ जाएगा कि बेसिलस बैक्टीरिया की आकृति कैसी होती है, याद रखना पड़ेगा रड शेप्ड। ठीक है, तो नोट्स तो यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। अब हम यहाँ पर एक प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि एक बैक्टीरिया का फिगर बनाए हुए हैं। अगर प्रोकैरियोटिक सेल का फिगर आए तो फिर यही फिगर बनेगा। अगर बैक्टीरिया का फिगर बनाने के लिए आए तो फिर यही फिगर बनेगा। यानी कि हम जो फिगर बनाए हैं प्रोकैरियोटिक सेल का, वह एक बैक्टीरिया का फिगर बना दिए हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर इस फिगर को जरा हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल या फिर बैक्टीरिया होता है ना, उसमें ये ब्लू कलर से जो हम बनाए हुए हैं ये है सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है? ये है सेल मेम्ब्रेन, यहाँ लिखे हैं, है ना, ये ब्लू कलर वाला, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के ठीक बाहर यहाँ पर प्रेजेंट रहता है सेल वॉल। यहाँ अब ये ब्लैक वाला जो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, ब्लैक वाला कवरिंग, ये क्या है? सेल वॉल। और ये जो प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरिया की जो सेल है, इसका जो सेल वॉल है वो म्यूरिन का बना होता है। और जो यूकैरियोटिक सेल है उसका, जैसे कि प्लांट सेल है, तो उसका जो सेल वॉल है वो मुख्य रूप से सेलुलोज का बना होता है, यहाँ पर म्यूरिन का बना हुआ है। अब सेल वॉल के बाहर भी यहाँ पर एक रेड कवर दिखाई पड़ रहा है, सेल वॉल के बाहर भी यहाँ पर एक रेड कवर दिखाई पड़ रहा है। तो रियल में ये प्रोटीन की एक कवर है और इस प्रोटीन की कवर को हम कैप्सूल कहते हैं। यानी कि बैक्टीरिया के सबसे बाहर से एक प्रोटीन की कवर है और उस प्रोटीन की कवर को हम बोलेंगे कैप्सूल। उसके अंदर में सेल वॉल प्रेजेंट है जो म्यूरिन की बनी होती है और उसके अंदर में फिर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, बैक्टीरिया मूव कर सके, वो पानी में तैर सके, गति कर सके, और इसके लिए उसमें एक फ्लैजेला लगा रहता है। तो फ्लैजेलम या फ्लैजेला, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, तो एक है तो फ्लैजेलम ही बोलेंगे, एक से ज़्यादा रहेगा तो उसको फ्लैजेला बोलेंगे। तो ये हो गया इसके मूवमेंट के लिए फ्लैजेलम। ठीक है, उसके बाद इसमें सबसे बाहर जो है कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसे हम पीली या फिर पिलाई बोलते हैं, पीली या फिर इसको हम पिलाई बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ सबसे बीच में देख रहे हैं कि एक सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है और यही इसका फॉल्स न्यूक्लियस है जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं।
ठीक है। यहाँ पर हमें मीसोसोम दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर एक उससे छोटा छोटा स्मॉल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। यहाँ पर जैसे हम शायद पिछले क्लास में पता नहीं बताए थे कि नहीं, ये जो प्लाज्मिड डीएनए है ना, प्लाज्मिड को अगर हम इस प्रोकैरियोटिक सेल से बाहर निकाल दें, प्लाज्मिड को अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल से बाहर निकाल दें तो बैक्टीरिया जीवित रहेगा, ये प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरिया जीवित रहेगा। लेकिन अगर हम इसके न्यूक्लियोइड यानी कि ये जो मेन इसका जो जीनोम है ना, न्यूक्लियोइड, ये जो फॉल्स न्यूक्लियस वाला जो डीएनए है, अगर हम इसको बाहर निकाल दें तो फिर ये बैक्टीरिया मर जाता है। यानी कि बैक्टीरिया को या प्रोकैरियोटिक सेल को जीवित रखने के लिए ये इसका न्यूक्लियोइड वाला डीएनए होना जरूरी है, और इसको जीवित रखने के लिए ये प्लाज्मिड का होना जरूरी नहीं है। हम लोग क्लास 12 में एक चैप्टर पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी में बताएंगे कि इस प्लाज्मिड का क्या यूज होता है। बायोटेक्नोलॉजी या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये जो प्लाज्मिड है ना, इसका काफ़ी ज़्यादा अभी के समय में यूज हो रहा है। इससे बहुत सारा बेनिफिट होता है। इसकी सहायता से कई प्रकार का एंटीबायोटिक्स बनाया जाता है और भी कई प्रकार के मेडिसिन सब का निर्माण किया जाता है। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में इस प्लाज्मिड का क्या यूज किया जाता है, किस तरह से यूज किया जाता है, वो हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक, अभी उस पर चर्चा नहीं करेंगे। और हम देख रहे हैं यहाँ पर ये पूरा साइटोप्लाज्म है, और इस पूरे साइटोप्लाज्म में केवल एक ही प्रकार का सेल ऑर्गेनेल हमें दिखाई पड़ रहा है, वो भी बिखरा हुआ, और वो क्या है, राइबोसोम। तो राइबोसोम कौन सा है, 70S टाइप का है। यूकैरियोटिक सेल में कैसा राइबोसोम होता है, 80S टाइप का होता है, और राइबोसोम मेम्ब्रेन लेस होता है, यानी कि हमें मेम्ब्रेन वाला तो कोई भी यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल दिखाई नहीं पड़ रहा है। और ये राइबोसोम पूरा साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ मौजूद है कि नहीं। तो ये एक पूरा स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोटिक सेल या फिर बैक्टीरिया का। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, और हम अब अगले पेज में हम बताएंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में अंतर क्या क्या होता है ये हम बता रहे हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, हम अगले पेज के साथ आ रहे हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या अंतर होता है। एक तरफ हम लिख दिए हैं प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी तरफ लिखे हैं यूकैरियोटिक सेल। एक तरफ से सभी पॉइंट को पढ़ देते हैं और ध्यान से समझना है, ठीक है। फिगर तो सामने है नहीं, अब कुछ ध्यान में होगा ना कि प्लांट सेल का फिगर कैसा होता है, एनिमल सेल का फिगर कैसा होता है। ये प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों हो गया यूकैरियोटिक सेल, और अभी हम बैक्टीरिया का फिगर बनाए थे वो हो गया प्रोकैरियोटिक सेल। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें फॉल्स न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में फॉल्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों ओर तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा नहीं, तो हम उस न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे, फॉल्स न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और इसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, इसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। तो इसके फॉल्स न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, इसके फॉल्स न्यूक्लियस को बोलते हैं न्यूक्लियोइड। यहाँ लिख देते हैं, जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है। इसके फॉल्स न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहता है, ठीक है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है, ये ठीक है। उसके बाद इसमें न्यूक्लियोलस, इसमें न्यूक्लियोलस होगा, यहाँ मिस्टेक है स्पेलिंग, न्यूक्लियोलस, ठीक है, केंद्रिका। यहाँ जो न्यूक्लियोलस होगा केंद्रिका वो एब्सेंट रहता है। न्यूक्लियोलस क्या होता है, एनिमल सेल और प्लांट सेल के न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा गोल स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। उस न्यूक्लियोलस में ही राइबोसोम का निर्माण होता है, ठीक। तो यहाँ पर न्यूक्लियोलस एब्सेंट रहता है, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट रहता है, ठीक है। आगे है, इसका जेनेटिक मटेरियल केवल डीएनए का बना होता है, केवल डीएनए का बना होता है। पता है ना कि इसका जो प्रोकैरियोटिक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो केवल डीएनए का बना होता है, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। तो हिस्टोन प्रोटीन का रहना जरूरी है। हिस्टोन प्रोटीन रहेगा डीएनए में तो फिर वो क्रोमोसोम के रूप में कन्वर्ट होगा, और अगर केवल डीएनए हो, हिस्टोन प्रोटीन नहीं हो, तो फिर वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, ठीक। आगे देखते हैं, इसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट, मतलब झिल्ली युक्त कोई भी कोशिकांग इसमें नहीं पाया जाता है। और इसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी प्रेजेंट रहता है, ठीक। आगे है, इसमें 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है।
यानी कि जो राइबोसोम है वो 70s टाइप का, केवल राइबोसोम ही तो होता है, बाकी कुछ होता है क्या? नहीं होता है। तो इसमें 70s राइबोसोम प्रेजेंट रहता है, लेकिन इसमें 80s राइबोसोम प्रेजेंट रहता है। और इसमें मीसोसोम प्रेजेंट रहता है, इसमें मीसोसोम एब्सेंट रहता है। इसमें प्लाज्मिड प्रेजेंट रहता है, इसमें प्लाज्मिड एब्सेंट रहता है। और इसका जो सेल वाल है वो म्यूरिन का बना होता है। और प्लांट सेल का जो सेल वाल है वो सेलुलोज का बना होता है। सभी यूकैरियोटिक सेल में भी सेल वाल नहीं है, एनिमल सेल में सेल वाल नहीं होता है, लेकिन प्लांट सेल जो है वो प्लांट सेल भी यूकैरियोटिक सेल हुआ। तो प्लांट सेल में सेल वाल सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। इसमें डिवीजन तेज गति से होता है और इसमें डिवीजन अपेक्षाकृत धीरे धीरे होता है। यानी कि एक प्रोकैरियोटिक सेल जल्दी जल्दी डिवाइड कर सकता है यूकैरियोटिक सेल की तुलना में, और यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल की तुलना में इसमें डिवीजन थोड़ा स्लो होता है। उसके बाद है यह अपेक्षाकृत छोटा होता है और यह अपेक्षाकृत बड़ा होता है। यानी कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसका जो साइज है वो यूकैरियोटिक सेल से थोड़ा छोटा होगा, यूकैरियोटिक सेल का जो साइज है वो प्रोकैरियोटिक सेल से थोड़ा सा बड़ा होगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है पहले। तो आज के क्लास में हमारा टाइप्स ऑफ सेल ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। 2 लेक्चर लगा, पार्ट 1 लेक्चर, पार्ट 2 लेक्चर। आज हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल का डिटेल समझे और प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है इसको हम लोग समझ गए। इसके आगे हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। ऑल द बेस्ट।